सम्राट अशोक, एक ऐसा नाम जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां छुपी हैं। एक कहानी है क्रूरता और जीत की, तो दूसरी है शांति और इंसानियत की। आज हम उसी शासक के उस अविश्वसनीय बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि एक इतना क्रूर सम्राट, जिसे लोग चंड यानी भयानक अशोक कहते थे, वो आखिर आधुनिक भारत के झंडे का, हमारी पहचान का चेहरा कैसे बन गया? कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अशोक सत्ता तक पहुंचे कैसे। देखिए, अशोक की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम राजकुमारों की कहानियों में सुनते हैं कि उन्हें सिंहासन थाली में सजाकर मिला हो। नहीं, असल में कहानी तो इसके बिल्कुल उलट थी। असल में अशोक अपने पिता सम्राट बिंदुसार की पहली पसंद कभी थे ही नहीं। सिंहासन के असली हकदार तो उनके बड़े भाई सुसीम थे। अशोक तो उत्तराधिकारियों की लिस्ट में बहुत नीचे आते थे, और कहा तो ये भी जाता है कि इसकी एक वजह उनका रूप रंग भी था। तो फिर हुआ ये कि जैसे ही सम्राट बिंदुसार की मौत हुई, अशोक ने मौके का फायदा उठाया। उनके भाई सुसीम उस वक्त राजधानी में थे नहीं, और अशोक ने सीधा राजधानी पाटलिपुत्र पर ही कब्जा कर लिया। ये एक बहुत ही दाढ़ी और कह सकते हैं हिंसक कदम था, और यहीं से शुरू हुआ सिंहासन के लिए 4 साल लंबा खूनी संघर्ष। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। किंवदंतियों के मुताबिक अपना राज पक्का करने के लिए अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये संख्या शायद 99 नहीं, 6 के आसपास थी। लेकिन एक बात तो तय है, ये संघर्ष बहुत ही ज्यादा खूनी था। और जानते हैं, इसी क्रूरता की वजह से उन्हें एक नाम मिला, चंडाशोक। मतलब चंड अशोक, यानी वो अशोक जो बहुत ही निर्दयी और खूंखार है। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब सत्ता अशोक के हाथ में थी। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को और बड़ा करने का फैसला किया, और साम्राज्य फैलाने की यही चाह उन्हें इतिहास के उस मोड़ पर ले आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं कलिंग के युद्ध की। तो हुआ ये कि ईसा पूर्व 362 में अशोक ने कलिंग राज्य को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध छेड़ दिया। वो अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहते थे, और उनकी नजरें शक्तिशाली कलिंग पर थीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना लेकर हमला बोल दिया, और यहीं से वो लड़ाई शुरू हुई जो इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ लड़ाई के मैदान पर 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख? एक पल के लिए सोचिए, ये एक पूरे शहर की आबादी के बराबर है जो एक ही जंग में खत्म हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, तबाही तो इसके बाद भी जारी रही। जंग के बाद फैली भुखमरी और बीमारियों से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मतलब उस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा लोग जिन्हें या तो बंदी बना लिया गया या फिर देश से निकाल दिया गया। सोचिए, कलिंग का पूरा समाज तहस नहस हो गया था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह का नरसंहार था। और जानते हैं इस खून खराबे का असर क्या हुआ? जीत तो मिली, लेकिन इस जीत ने विजेता सम्राट को अंदर से तोड़कर रख दिया। ये सब देखकर वो अंदर तक हिल गए। उनके मन में एक बहुत गहरा संकट पैदा हो गया। और उसी संकट के बाद इतिहास का वो सबसे बड़ा बदलाव हुआ। चंडाशोक अब धम्मशोक बनने वाले थे, यानी प्रचंड अशोक अब धर्मी अशोक बनने की राह पर थे। उस भयंकर नरसंहार को अपनी आंखों से देखने के बाद अशोक ने फैसला किया कि अब वो तलवार के दम पर जीत हासिल नहीं करेंगे। उन्होंने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया, और इसके साथ ही उनके राज करने का पूरा तरीका ही बदल गया। यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे कहते हैं धम्म। अब देखिए, धम्म कोई धर्म या मजहब नहीं था, यह असल में एक नैतिक कोड था, एक नैतिक तरीका था जीने का और राज करने का। इसमें पूजा पाठ से ज्यादा जोर अच्छी बातों पर था, जैसे अहिंसा, समाज की भलाई और सभी के लिए सहनशीलता। इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को चलाने के लिए ये एक बेहतरीन फिलॉसफी थी। और अशोक ने ये बातें सिर्फ कहीं नहीं, बल्कि उन्हें पत्थर पर लिखवा दिया। पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर अपने ये सिद्धांत खुदवाए, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। सहिष्णुता, जनता की भलाई और एक दूसरे का सम्मान, यही उनके नए राज की नींव बन गए। और ये जो बात हम देख रहे हैं, ये शायद उनके संदेश का सबसे जरूरी हिस्सा है।
जो कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की बुराई करता है वो असल में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, उस जमाने में धार्मिक सहनशीलता की ऐसी बात करना कितना क्रांतिकारी रहा होगा, और ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो अशोक ने तो अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन सवाल यह है कि उनकी मौत के बाद उनके इस विशाल साम्राज्य और उनकी इस महान विरासत का क्या हुआ। चलिए अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं। विडंबना देखिए, अशोक के जाने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत से जो विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा किया था वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। उनके बाद जो भी शासक आए उनमें वो दूरदर्शिता, वो विजन नहीं था, और देखते ही देखते साम्राज्य बिखर गया। और बात सिर्फ साम्राज्य की नहीं है, अशोक को भी सदियों तक भुला दिया गया। इतिहास के पन्नों में वो कहीं खो से गए। उनकी लिखाई यानी ब्राह्मी लिपि को कोई पढ़ ही नहीं पाता था। फिर बहुत बाद में 1830 के दशक में जब ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को समझा, तब जाकर दुनिया को अशोक की हैरान कर देने वाली कहानी दोबारा पता चली। इतिहासकार चार्ल्स एलन का ये कहना बहुत बड़ी बात है। कई लोग मानते हैं कि अशोक ही वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र की तरह सोचा, एक सूत्र में पिरोया। वो गांधी से भी सदियों पहले अहिंसा और एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे थे। और आज तो उनकी विरासत हमें हर जगह दिखती है। हमारे तिरंगे पर जो अशोक चक्र है वो उन्हीं की देन है। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो 4 शेर, वो भी अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। और उनका जो शांति से साथ रहने का संदेश है वो तो आधुनिक भारत की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। सार्वजनिक कल्याण, आत्मनियंत्रण और सहिष्णुता, उनका ये संदेश आज भी उतना ही मायने रखता है। ये हमें प्रेरणा भी देता है और एक तरह से चुनौती भी। संघर्षों से भरी इस दुनिया में एक ऐसे सम्राट की कहानी से क्या सीखा जा सकता है जिसने ताकत के ऊपर शांति को चुना। अशोक की ये यात्रा एक अत्याचारी से शांति का प्रतीक बनने तक की हमें लीडरशिप के बारे में, पछतावे की ताकत के बारे में और एक बेहतर दुनिया बनाने की हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।